इससे एक बात ये है, आपने कहा कि सत्ताधारी दल है, इनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए राजीव रंजन जी, जो सत्ता में नहीं है, अगर वो भी उसी मद में होकर बैठेंगे तो क्या आपको लगता है कि उस व्यवस्था को आप जिसको तोड़ने के लिए जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं ये व्यवस्था तोड़िए क्योंकि ये व्यवस्था अहंकारी है, फिर आप उसी जगह सिर पर अहंकार सवार करके क्या आप उस व्यवस्था को बदल सकते हैं? अब देखिए आप मैं उन बयानों का मैंने हवाला दिया जिसमें अहंकार और जो घमंड था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सर चढ़कर नहीं, आपने कहा कि वो जो बैठक नहीं होने दी गई, आपने किन नेताओं को आत्मघाती था, तो वही संदर्भ है केवल। हाँ, नहीं, वो संदर्भ है, वो उससे ये घमंड शब्द मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ये रणनीतिक तौर पर ये एक बड़ी चूक थी कि जब इन 5 राज्यों में जो इंडिया के बाकी घटक दलों की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी जी, लेकिन एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जो है, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जब वहाँ आते, वहाँ मंथन होता, योजनाओं पर हम बात करते और निश्चित तौर पर एक बेहतर समन्वय और रणनीति के साथ इन राज्यों में इंडिया की जो शक्ल थी उसको एक पुख्ता आधार दिया जा सकता था। फायदा एक तरफा कांग्रेस को होना था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को एक बड़ी जीत से 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी संजीवनी मिलती। अब जो हुआ सो हुआ, मैं मानता हूं कांग्रेस की ओर से पहल शुरू हो गई है और अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी में रहना चाहिए। लेकिन इंडिया के लिए यह सबक इसलिए है जी कि आपका मुकाबला व्यवस्थित प्रबंधन और एक ऐसे सांगठनिक आधार के दल से है जो लगातार काम कर रहे हैं। मुकाबले में उसी मेहनत के साथ इंडिया के घटक दलों को काम करना होगा। मुद्दे आज भी इंडिया के पक्ष में हैं और हम अगर अच्छे तरीके से लड़े राम मोहन जी, 2024 के नतीजे निसंदेह मोदी जी की उम्मीदों के अनुकूल नहीं होने जा रहे हैं और उन्हें हम बिल्कुल परास्त करने की स्थिति में है। ठीक, ये बेहतर है, लेकिन अगर सबक लेते हुए चलेंगे, बेहतर प्रबंधन करेंगे, बेहतर टिकट वितरण होगा और सही तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो यकीनी तौर पर कुछ भी हो सकता है। देश की जनता है, कुछ भी फैसला दे सकती है। मैं चलता हूं धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं निराशावादी हैं, अज्ञानी हैं, झूठे, अहंकारी, ये 4-5 जो शब्द हैं, इसमें एक विभाजनकारी भी है। इन 4-5 शब्दों के आधार पर आप लोग, यानी ये एनडीए वाले वर्सेस इंडिया वाले, इसमें इन्हीं के आधार पे आप लोग अब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों आपको लगता है कि ये निराशावादी लोग हैं? या चुनाव तो आपका गठबंधन भी एक तरह से कहिए, बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हारी, तेलंगाना में हारी, 1-2 राज्य अपने यहां हिंदी पट्टी के ज्यादा जीत लिए। देखिए राम मोहन जी, चुनाव हम लोगों ने कर्नाटका में हारी, ठीक, लेकिन गठबंधन के किसी साथी ने कभी उंगली नहीं उठाई कि हाँ आपके चलते हारी गई या आपके इस कदम ने हराया। लेकिन आज यहाँ पे देखिए कि जैसे ही कांग्रेस के पक्ष में नहीं आता है परिणाम, तो जितने उनके घटक दल के साथी हैं सभी लोगों ने उनको अहंकार यहाँ तक कि अभी तो जदयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है केसी त्यागी जी, उन्होंने भी कहा कि ये अहंकार ले लिया कांग्रेस का। जबकि सच्चाई ये है राम मोहन जी की जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सभी राज्यों में चुनाव में गई, उन राज्यों में जाने वाले मुद्दे को जनता दल यू ने यहाँ पे बनाया। चाहे जातीय सर्वे की बात हो, चाहे ये आरक्षण टेबल करने की बात हो, सब कुछ इन्होंने किया और उसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस गई जो वहां पे नहीं चल सका। तब नहीं चल सका तो उसको अगर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो सब लोगों को हार होनी चाहिए थी और हार की स्वीकारता लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर हार गई तो दे रहे कि कांग्रेस अपने अहंकारी नीतियों के चलते हारी है, हम नहीं हारे, जबकि वस्तुतः ये जनता दल यू का बेसिकली मुद्दा था। बिहार से ये चला हुआ मुद्दा है जो कि इंडी गठबंधन के सारे लोग ले रहे थे। जब इन्हीं के साथ ही जितने घटक दल के लोग हैं कांग्रेसी अहंकारी है, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम गठबंधन के लोग अगर घमंडिया कहते हैं तो उस पर इन लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन जब ये लोग भी बोल रहे हैं तो हम लोग सही थे कि ये लोग सही हैं। ये देखें,
अब जिस तरह की बात कह रहे हैं कि देखिए जनता के नब्ज को पकड़िए, जनता के मुद्दों को उठाइए, सत्ता में आना ठीक है, अब सत्ता में आना चाहिए, विपक्ष भी राजनीति करती है अपने लोगों के भलाई के लिए, लेकिन जनता क्या चाहती है उसको लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के आप जाइए, न कि सिर्फ सत्ता पाना है, इसके लिए सिर्फ विरोध करना है, इसलिए हमको विरोधी दल में रहना है तो विरोध करते रहना है, चाहे कोई भी मुद्दा हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं इन लोगों में है, और कहीं ना कहीं वही कारण बना है। आज वहां पे चुनाव हो रहा था तो कहां इन लोगों को कोई आदमी नहीं गए, कोई नेता नहीं गए। आज जब कांग्रेस की मुंह की खानी पड़ी है तो इन लोगों को निमंत्रण दे रही है, आज इनका दौर आया है तो ये लोग भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में एकता नहीं है, और इसीलिए बराबर हम लोग कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया वाले बांटो और राज करो। अब जनता समझ चुकी है, शायद प्रधानमंत्री जी यही इशारा कर रहे हैं कि ये इशारा कर रहे हैं। मैं अनुभा जी के पास एक बार फिर से चलता हूं। अनुभा जी, ये आपने अपने विरोधियों की बात भी सुनी, अपने सहयोगी की बात भी सुनी। दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो जानी चाहिए थी, उन पर उस वक्त गौर नहीं किया गया। अब उसके पीछे आपकी रणनीतिक समझ बहुत अच्छी थी या घमंड ज्यादा हावी था, ये तो एनालिसिस का विषय हो सकता है। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए कि ये 4-5 शब्द कहे गए हैं, एक अहंकारी, दूसरा झूठे, तीसरा अज्ञानी, चौथा निराशावादी और पांचवा विभाजनकारी। आप दोनों ये चाहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, कि ये लेवल एक दूसरे के ऊपर चस्पा हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेहतर कम्युनिकेट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है? राम साहब, ये मेरा एक पर्सनल भी व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि मेरे भाई जैसे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा कि हमें एक व्यवस्थित संगठन से, प्रबंधन से लड़ना है, लेकिन कुछ क्रोनोलॉजी भी दिखती है कि पहले एक राज्य में जहां सब लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से 2 महीने जो देखा उसको खारिज करते हुए एक ऐसा चुनाव का एजेंसी जो है वो घोषणा करती है और उसको पूरा वायरल किया जाता है। उसके बाद माहौल बनता है, उसके बाद इसी तरह से वो लोग हारते हैं भारतीय जनता पार्टी के, या तो जिनको पार्टी छोटा सबक सिखाना चाहती है या फिर जिनको वाकई वो धता बताना चाहती है। बीजेपी के केवल वो लोग हारते हैं। तो ये सारा कुछ देखते हुए क्रोनोलॉजी भी दिखती है। इसमें जब आप कहते हैं कि हम ईवीएम पर दोष लगाते हैं तो इसके ऊपर भी पड़ताल जरूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इस तरह से माहौल बनाते हुए चुनाव को, और आज डिस्कोर्स को, आज जो हम बात कर रहे हो क्या बात है, उसमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने हमें घमंडी कहा। आपको सबको मालूम है, दिखता है, प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं निकलती है कई बार घमंड के मारे, उनकी नाक पर रुक जाती है वो आवाज, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। आज वो जिस तरह की बात करते हैं जैसे कोई खलनायक जब किसी को प्रताड़ित कर रहा होता है ना, भले आदमी को, तो कैसे चिढ़ा चिढ़ा के करता है, वही कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब उनको देखिए, उनके साथ तो ईडी का गठजोड़ है, इलेक्शन कमीशन का है, और यहां तक कि उन्होंने सेना को नहीं छोड़ा। शहीदों के नाम पर वोट तो मांगे, वो एक बात है, पर सैनिकों को कह दिया कि जाइए हमारी सरकारी नीतियों का छुट्टी में प्रचार करिए, जाइए सेल्फी पॉइंट में जाके प्रधानमंत्री और सरकार के कामों पर बात करिए। और अभी जो इनका रथ जाने वाला है उसमें कलेक्टरों की ड्यूटी लगाई है। तो हर तरह से चुनावी शुचिता का, एक लोकतंत्र का उत्सव होता था चुनाव, इस उत्सव को पूरी तरह तबाह किया है तानाशाही दिखाकर। और ये आप देख रहे हैं कि हर सरकारी मशीनरी, पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके पास इतनी सशक्त सरकारी मशीनरी है, इतनी जोरदार सरकारी मशीनरी है। कर्नाटका में तो आपने जबरदस्त मात दी और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की किसी रैली का कोई काम नहीं हुआ, उनका कोई भाषण, अली बजरंगबली, कुछ काम नहीं आया। आप लोगों ने कहा वहां भी उनकी सरकार थी, बीजेपी की, स्टेट में भी, और इलेक्शन कमीशन जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। अभी तेलंगाना की स्थिति वो थी जिसमें आप तेलंगाना में उनकी केवल 7-8 सीट आई। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, इससे पहले हिमाचल प्रदेश आपने जीता, पिछला जो चुनाव 2018 का लड़ा था, 3 स्टेट आपने एक तरफा जीते थे, जिसमें 15 सीट छत्तीसगढ़ में बची थी बीजेपी की। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये ईवीएम ने चुनाव हरा दिया, हमारे प्रबंधन का कोई दोष नहीं, हमारी लीडरशिप का कोई दोष नहीं? केवल ईवीएम की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक खेल है। पता है, अगर तेलंगाना में बीजेपी को जीता हुआ दिखा देंगे तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा, सब एक बार में कह देंगे कि ऐसा हो गया है। तो ऐसे राज्यों में जहां उसका अस्तित्व है और जहां वो हमेशा अच्छी रही है, ये खेल केवल वहीं होता है। और तो जहां हिमाचल की बात